नमस्कार। ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। कल लोकसभा के चुनावों की मतगणना के बाद भारत में किसकी सरकार बनने जा रही है, इसकी तस्वीर साफ हो गई है और अब यह घोषणा होना ही बाकी है कि एनडीए की सरकार का शपथ ग्रहण कब होगा। 18वीं लोकसभा की संतुलित तस्वीर सजाते हुए जनता ने विपक्षी गठबंधन को 234 सीटों के साथ ताकत और हौसला दिया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 वर्ष तक चली सरकार और उसके निर्णयों पर भी भरोसा की मुहर लगाई है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग 240 सीटों सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एनडीए की झोली में 291 सीटें डालकर जनादेश दिया है। अब की बार फिर एनडीए सरकार 2 राज्यों उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 18वीं लोकसभा के लिए 543 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ और मतगणना शुरू होने से लेकर अंत तक ईवीएम से निकलते रहे वोटों का रुझान लगभग एक समान रहा। कुछ सीटों पर उतार चढ़ाव अधिक रहा तो लेकिन परिणाम लगभग स्थिर ही रहा। तो आपको बता दें, कई कद्दावर नेता जो हैं इसमें उनकी इस बार हार हुई है और कई ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की अब बराबरी करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए के सहयोगियों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर गई है और इसलिए लगभग तय है कि प्रधानमंत्री के रूप में जल्द ही नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही वह देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड की बराबरी भी करेंगे। तो आपको यह भी बता दें कि एनडीए के स्पष्ट बहुमत के साथ जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि पिछले 10 वर्षों से जारी जन कल्याणकारी महिला सशक्तिकरण और विकास की योजनाओं को जारी रखा जाएगा। विकसित भारत के निर्माण का संकल्प दोहराते हुए उन्होंने कहा, यह रुकने का और थमने का समय नहीं है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारियों को मिल रहे राजनीतिक समर्थन पर चिंता जताते हुए साफ किया कि चुनौतियों के बाद भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने एनडीए की तीसरी बार की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 1962 के बाद पहली बार लगातार 2 बार सत्ता में आने के बाद तीसरी बार किसी सरकार को जीत मिली है। प्रधानमंत्री ने बिहार और आंध्र प्रदेश में एनडीए के शानदार प्रदर्शन का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को दिया है। तो आपको अगर बताएं तो एनडीए में शामिल प्रमुख दलों की स्थिति इस प्रकार है। भारतीय जनता पार्टी 240, शिवसेना 7, जनता दल सेकुलर 2 और तेदेपा 16, जनता दल यू 12, रालोद 2, जनसेना 2, हम 1, अपना दल 1। और अगर ईटी गठबंधन की बात करी जाए तो इंडिया गठबंधन के दलों की स्थिति में कांग्रेस के 100 हैं लगभग, समाजवादी पार्टी के लगभग 38, तृणमूल कांग्रेस के 29 और डीएमके के 22, राजदा के 4 और आप के 3, झार मुक्ति मोर्चा के 3 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 4 हैं। यानी कि इस बार एनडीए को 45% मत प्राप्त हुए हैं और इंडिया गठबंधन को 42%, अन्य को 13% मत प्राप्त हुए हैं। बहुमत के लिए 272 सीटों का आंकड़ा एनडीए के पास है। तो दिल्ली में इस बार फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ 7 लोकसभा जीतने पर दिल्ली में भगवा लहराया है और कल दिल्ली के लोगों में इस बात को लेकर काफी उत्साह रहा। अब की बार मोदी के घटक दलों खास तौर से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर विशेष ध्यान देना होगा, जिससे सरकार में अस्थिरता न बन पाए, ऐसा लोग व्यक्त कर रहे हैं अपने विचारों में। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में पहली बार वहां पे कमल खिला है और उड़ीसा विधानसभा में 145 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 78 सीटों पर बढ़त बनाई है। सत्तारूढ़ बीजू जनता दल को 51 सीटों पर संतोष करना पड़ा रहा है और इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में भी राजगा को भारी बहुमत से सरकार बन रही है। गठबंधन एनडीए को 175 में से 163 सीटों पर बढ़त बनाकर सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी
का सफाया कर दिया है। तो इस बार टीडीपी और जनता दल यू ने मोदी का इस बार समर्थन किया है एनडीए में, और टीडीपी सांसद रविंद्र कुमार ने कहा है कि नतीजों पर प्रधानमंत्री मोदी और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने एक दूसरे को बधाई दी है। टीडीपी ने हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के साथ विजन साझा किया है और वही हमारे प्रधानमंत्री हैं, ऐसा व्यक्त किया गया है। वहीं जनता दल यू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि औपचारिक रूप से वो एनडीए में हैं, सरकार गठन में भाग लेंगे। वहीं वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा है कि वह एनडीए में हैं और यहीं रहेंगे। उन्होंने कहा है कि उनका ये अंतिम फैसला है। इतनी सीटों पर उन्होंने कहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा है जो जीत हासिल हुई है। तो राष्ट्रपति भवन में अब इस समय शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं और नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए अब पूरी तरीके से राष्ट्रपति भवन तैयार किया जा रहा है। 25 साल के पुष्पेंद्र जो हैं इस बार सबसे युवा सांसद होंगे और वो भी उत्तर प्रदेश के होंगे, और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज देश के सबसे युवा सांसद बने हैं। उनकी उम्र 25 वर्ष 3 महीने है। वहीं बिहार के समस्तीपुर के लोकतांत्रिक जनता पार्टी रामविलास के टिकट पर जीती शाम्भी दूसरी सबसे युवा सांसद है। उनकी उम्र 25 वर्ष 11 महीने है। तो सिर्फ 48 मतों से जीते हैं रविंद्र वायकर। उत्तर पश्चिमी मुंबई के शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर ने मात्र 48 मतों के अंतर से शिवसेना यूटीबी के प्रत्याशी अमोल कर्तिकर को हरा दिया है और इस बार स्मृति ईरानी समेत मोदी सरकार के 19 मंत्री हार गए हैं। मोदी सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री सहित 18 मंत्री इस बार चुनाव हार गए हैं और राम मंदिर के बाद भी अयोध्या में इस बार भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। तो उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को अकेले बहुमत हासिल करने से इस बार रोक दिया और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने लगभग 43 सीटें हासिल की हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने 36 पर ही आंकड़ा उनका रह गया और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की 26 सीटों पर उसे घाटा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के 33 व सहयोगी दलों के 3 सीटें ही अब पा सके हैं। समाजवादी पार्टी को 37 व कांग्रेस को 6 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीतने पे इस बार सफल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से लगातार तीसरी बार चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे महेंद्र पांडे हैं, वो इस बार चुनाव हार गए हैं। राहुल गांधी ने इस बार रायबरेली से अपनी सीट को फिर एक बार कब्जा करके और अपना कब्जा बरकरार रखा है। कांग्रेस को 2009 के बाद इस बार बड़ी सफलता मिली है और प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से तीसरी बार जीते हैं। अगर देखा जाए तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों पर संतोष करना पड़ा है, जबकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 62 सीटें थीं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार के चुनाव में बड़ा घाटा हुआ है। तो आज पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस पर रेडियो जागो 90.4 FM अपने सभी श्रोताओं से ये कहता है कि हम भी एक पेड़ आज लगाएं, क्योंकि जो हम वृक्ष लगाते हैं वो आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले समाज के लिए और एक समाज सेवा का भी काम हम करते हैं। क्योंकि पर्यावरण की चुनौतियों की वजह से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसने सभी को, जहाँ एक किसान को खेती में दिक्कतें लाई हैं, वहीं आम लोगों को स्वास्थ्य में दिक्कतें लाई हैं, वहीं देश की अर्थव्यवस्था पे भी जलवायु परिवर्तन का लगातार प्रभाव पड़ रहा है। तो आइए रेडियो जागो 90.4 FM ने हरदोई में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को लेकर के जो जन जागरण अभियान अपना शुरू कर रखा है, उसमें आप भी एक कदम आगे आएं और एक कड़ी जोड़ें। पर्यावरण के क्षेत्र में रेडियो जागो ने एक कदम आगे बढ़कर हरदोई में एक मुकाम हासिल किया और हरदोई की एक विलुप्त नदी को दोबारा अब खोदा जा रहा है और इस नीलम नदी के लगभग 59 किलोमीटर भाग को जो खुदाई की जा रही है, इससे ये नदी पुनर्जीवित होगी। उससे जहां एक और पर्यावरण सही होगा, वहीं खेती के लिए किसानों को पानी मिलेगा, पशु पक्षियों को पीने के लिए पानी मिलेगा, साथ ही जानवरों के साथ साथ और पूरे क्षेत्र में ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, यानी भूमिगत जल का जो स्तर लगातार गिर रहा है, जिसकी वजह से पानी की समस्या पैदा हो रही है, उसके प्रति भी एक नई कड़ी जुड़ेगी और भूमिगत जल को सही करने में हमको मदद मिलेगी। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।